नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम आर-ओ-ए-आर-ओ की इलाहाबाद हाई कोर्ट की इतिहास को पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में आज हम देखेंगे भारत में यूरोपीय आगमन। आज का हमारा टॉपिक है भारत में तो जैसे मानव सभ्यता प्रारंभ हुई, हड़प्पा काल में हम थोड़ा-सा डेवलप हुए, तो हमारा व्यापार शुरू हो गया। शुरुआत में यह व्यापार आपस में ही चलता रहा, किंतु धीरे-धीरे यह व्यापार विभिन्न देशों से भी प्रारंभ हुआ, जैसे मिस्र, यूरोप, अरब। यह जो व्यापार था, एक बार हम मैप में देखेंगे कि किस तरह से हमारा व्यापार उस समय हो रहा था। ये हमारा भारत हो गया, या यूरोप हो गया, ये हमारा मध्य पूर्व एशिया हो गया। शुरुआत में यह व्यापार स्थल मार्ग से इधर तुर्की से होते हुए, ईरान होते हुए, और जो कि ये हमारा पूरा अपना भारत ही था, अखंड भारत जिसे कहते हैं, यहाँ तक होता था। ये हमारा लोथल का बंदरगाह था, हड़प्पा काल का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल था। तथा दूसरा जो मार्ग था, यह लाल सागर होते हुए गल्फ की खाड़ी से और पारस की खाड़ी से हमारा व्यापार होता था। किंतु 1453 में अरबों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया। प्रारंभ से ही ये अरब और यूरोपियों का युद्ध होता रहा, जो कि 1453 में आकर के कुस्तुनतुनिया पर अरबों ने अपना अधिकार कर लिया और फारस की खाड़ी तथा स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार पे यूरोपियों से होने वाले व्यापार पे अवरुद्ध लग गया। अब यूरोपियों के पास एक नए मार्ग को खोजने की आवश्यकता हुई, जिस क्रम में 1487 में बार्थोलोम्बो डियाज नाम का एक व्यक्ति, जो कि पुर्तगाली था, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का जो अंतिम बिंदु है वहां पर पहुंचता है और 1488 में वो वापस पुर्तगाल पहुंच जाता है। जब केप ऑफ गुड होप की खोज हो गई तो 1488 में एक व्यक्ति पुर्तगाल से निकलता है भारत के लिए, जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट पे पहुंचता है। जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट पे पहुंचता है तो वहां पे उसका स्वागत वहां के तत्कालीन शासक, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। और जैसा हमें पता है, वास्को डी गामा यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। तो वास्को डी गामा यहाँ से जमोरिन से ढेर सारी मात्रा में मसाले लेकर के वापस यूरोप पहुंचता है, जहां पर उसे उसके व्यापार का लगभग 60 गुना ज्यादा रेट प्राप्त होता है। क्योंकि यूरोप में हमें पता है बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती रहती है, तो वहां पे वाइन और मीट वगैरह ज्यादा चलता है। 1500 में केब्रेल के नेतृत्व में, केब्रेल या वही व्यक्ति है जिसने ब्राजील की खोज की थी, तो 1500 में लगभग केब्रेल के नेतृत्व में बार्थोलोम्बो डियाज की अभी हम बात कर चुके थे, 1487 में उसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केब्रेल और बार्थोलोम्बो डियाज के नेतृत्व में एक 13 जहाजों का एक बेड़ा आता है और लगभग उसमें 1200 व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ये जब पहले चलते थे तो ये यात्रा काफी दिनों लंबी होती थी, काफी दिन इन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि बताते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आ रहा था तो इतनी लंबी यात्रा थी कि 10 दिन पहले उनका खाना और पीने का पानी तक समाप्त हो गया था, जिस कारण उन्हें समुद्र का पानी पीना पड़ रहा था और कई बार उन्हें अपने ही सहयोगियों का मूत्र तक पीना पड़ जा रहा था और अपने सहयोगी की मृत लाश को खा करके वो काम चला रहे थे। तो इतनी कठिन यात्राएं होती थी उस समय, तो एक दो लोग तो आते नहीं थे। तो इसी क्रम में 13 जहाजों का एक बड़ा बेड़ा और लगभग 1200 लोगों को भेजा गया, जिसमें से 6 से 7 जहाज भारत में रुके और 5-6 जहाज आगे इंडोनेशिया की तरफ अग्रसर हो गए। और इस प्रकार लगभग पुर्तगालियों का दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार फैल गया। किंतु जब 1500 में बार्थोलोम्बो डियाज यहाँ पर आया, उसकी अरबों से युद्ध हो गया और जिस कारण वह यहाँ पर अपना व्यापार उतना स्थायित्व तो नहीं मिला। इसी क्रम में 1502 में वास्को डी गामा को दोबारा भारत भेजा जाता है। वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है।
फिर से यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित करता है। और जब हमारा व्यापार कहीं पे हम छोटी सी दुकान खोलते हैं और धीरे धीरे चल जाता है व्यापार, तो सोचते हैं कि एक बड़ा कहीं पे हमें स्थान मिल जाए जिसमें हम अपना व्यापार अच्छे से कर सकें। जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं तो एक छोटे से रूम से कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर बढ़ गया तो स्टूडियो बनता है, स्टूडियो से कोचिंग बनती है, कोचिंग से कोचिंग माफिया बनते हैं। तो इसी क्रम में हम उन्होंने सोचा कि कैसे कैसे ऐसे ही अंग्रेज आए व्यापारियों के तौर पे, और धीरे धीरे व्यापारी से वो भूमाफिया बने, या यूँ कहें धीरे धीरे उन्होंने भू राजस्व एकत्रित करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे पूरा अधिकार जमा लिया पूरे देश पर। तो जब 1502 में वास्को डी गामा आया, 1503 में वह कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी वह भारत में 1503 में प्रारंभ होती है। कहाँ पर? कोचीन में। वास्को इसको हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ में ही लिखते चलें, और नोट्स हम कोशिश करेंगे जितने शॉर्ट्स बना सकते हैं शॉर्ट में रखेंगे, ताकि एक बार जब एग्जाम से पहले हम रिवाइज करें तो हमें जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। वास्को डी गामा दोबारा कब आया था भारत में? 1502 में। और ये मत करिएगा कि मैं लिखे दे रहा हूँ पूरा एंड लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, काम खत्म। लिखना है साथ में, कोशिश करेंगे लिखेंगे ताकि हमारे पास अपने नोट्स हों और जिसे हम एग्जाम टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर सकें। पहली फैक्ट्री थी तो 1503 में जब इनकी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हो जाती है, तो अब इनका अगला जो कदम होता है वो सोचते हैं कि किस प्रकार हम इसकी रक्षा कर सकें। क्योंकि मैंने बताया कि एक दो लोग तो आते नहीं थे, बहुत सारे लोग एक बार में आते थे। तो फैक्ट्री जो इनकी थी वो किले टाइप की थी, भले उसमें 2 कमरे बीच में सामान रखने को हो, लेकिन जो इसे बनाते थे ये किले के उद्देश्य से बनाते थे जिसमें अपनी सुरक्षा कर सके। 1503 में ये पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ के शासक को यह चिंता होती है कि इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ आवश्यक है। तो पुर्तगालियों की सत्ता में जो सबसे बड़ा कारण, एक पहला प्रमुख कारण जो होता है वह है इनका पहला वायसराय भेजना। तो पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में भारत आता है 3 वर्ष के लिए। तो पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1503 में भारत आता है। अब आते ही आते, चूंकि अरब यहाँ पर पहले से ही अपना व्यापार कर रहे थे, अरब से हम लोग घोड़े मंगाते थे, तो अरब जमोरिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको अपना स्थान ना दिया जाए व्यापार करने के लिए। चूंकि पुर्तगालियों की नौसेना इतनी बड़ी होती है, जिस कई बार बमबारी करते हैं ये जमोरिन पे, और जमोरिन को इन्हें अधिकार देना पड़ता है। जब इन्हें अधिकार प्राप्त हो जाता है और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आ ही चुका था, अब धीरे धीरे ये अपने व्यापार के साथ साथ अपनी फैक्ट्रियां भी बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में 1531 में चाउल, 1532 में द्वीप तथा 1534 में सालसेट द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं, और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर इनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। उस समय इनके वर्चस्व स्थापित होने का जो एक कारण प्रमुख था वो यह था कि दक्षिण भारत में उस समय कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। यद्यपि गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था, वह एक शक्तिशाली शासक था। तो इसी क्रम में अरब महमूद बेगड़ा के पास जाते हैं और उसे पुर्तगालियों के विरुद्ध भड़काता है।
1507 में पुर्तगाली पुर्तगाली वायसराय उस समय कौन था? अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और अरब और महमूद का शासक, सॉरी गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं, एक तरफ महमूद बेगड़ा और अरब। और दूसरी तरफ पुर्तगाली। 1507 में इन दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध होता है, जिसमें अल्मीडा हार जाता है और इसका पुत्र मारा जाता है। अब जब किसी पे वार होता है तो वह पलटवार अवश्य करता है। तत्पश्चात 1508 में ही अल्मीडा अरब पे आक्रमण करता है और बुरी तरह से महमूद बेगड़ा की और अरबों की सेना को परास्त कर देता है, जिससे एक शक्तिशाली पुर्तगाली शक्ति दक्षिण भारत में स्थापित हो जाती है। एक बार देख लेते हैं कि पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत कब आता है? 1505 में। अरब युद्ध 1508 में। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स, मैं ये कहानी इसलिए पूरा बता रहा हूँ, वरना मैं ऐसे ही इसको लिखवा दूं और आप याद कर लें। लेकिन हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं लिख दूं और आप रट लें, या आप ले जा करके अपने कमरे में रख दें नोट्स बना करके। हमारा काम है कि हमें समझना है, याद करना है। पढ़ाने का मतलब ही यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे जैसे अभी मैं 20 क्वेश्चन ले लूँ और उनको एक्सप्लेन कर दूँ, आप देखते रहो। जैसे मैं बहुत बार लाइब्रेरियों में देखा हूँ कि बच्चों के दिमाग में कुछ और चलता रहे, अपना आराम से ईयरफोन लगा लिए, क्लास चल रही है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो इससे हम समय तो पूरा कर देंगे कि 5 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, लेकिन जो हमें क्या याद हुआ, वो चीज़ हमारे दिमाग में समझ में आई हमें। और जिस तरह से इस समय एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है, तो हमें फैक्ट्स के साथ-साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। याद करने से, रटने से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। अगर ज्ञान नहीं वहाँ पे माँगते हैं, अगर ज्ञान की ही परीक्षा होती, तो पीएचडी वाले अधिकतर सेलेक्ट होते। क्यों? एक स्पेसिफिक वो देखते हैं कि कैसे आप को क्रैक करते हैं एग्ज़ाम को, उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो उस पे हम वर्क करेंगे। धीरे-धीरे हम एक दिमाग में अपने फैक्ट्स को एक कहानी की तरह इस्तेमाल करेंगे। पूरी जब कहानी हमारे दिमाग में होगी तो फैक्ट्स याद होते चलेंगे। और दूसरी जो समस्या इतिहास पढ़ते समय देखी जाती है, कि याद नहीं होता है। अधिकतर बच्चे यही कहते हैं कि याद नहीं होता है, याद नहीं रहता। तो याद क्यों नहीं रहता है? अभी आपकी किसी की प्रेमिका होती है, उसका जन्मदिन बहुत आराम से याद रहता है। कई बार तो बिछड़ भी जाती है, उसके बाद भी कई सालों तक याद रहता है। लोग बताते हैं, यार आज के दिन तो मेरे प्रेमी या प्रेमिका का जन्मदिन था। सोचो कि कोई इंसान जीवन में है, उसका याद है, तुम्हें चलता है। जीवन से चला गया, उसके बाद तक याद है। क्यों? इंटरेस्ट। वही फ़िल्मों में दिखाते हैं कि बीवी का बर्थडे नहीं आदमी याद रखता है, या कई बार एनिवर्सरी भूल जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों देखा गया है कि बीवी का बर्थडे आदमी भूल जा रहा है, जन्मदिन भूल जा रहा है, या मैरिज एनिवर्सरी भूल जा रहा है, किंतु गर्लफ्रेंड का नहीं भूल रहा है? या कई बार बहुत सारी कुछ ऐसे हमारे महानुभाव होते हैं जिनका एक नहीं, कई जगह से कई डालियाँ निकली हुई होती हैं उस वृक्ष की, उस वृक्ष पे कई चिड़िया बैठी हुई होती हैं। तो उनको सबका याद रहता है और सबकी कही हुई बातें भी याद रहती हैं। किसने कल क्या कहा था, किससे कल बात हुई थी और उसने क्या, वहीं से अगर बात प्रारंभ की जाए तो उन्हें ये याद होगा कि तुमने कल क्या कहा था। लेकिन बीवी अगर कुछ कह रही है ना, अगर सामान लाने को भी बोली है कि शाम को ये सामान लेके आना, शाम को आदमी आके कहता है, अरे यार भूल गए। क्यों? इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट पैदा करना है हमें, कैसे इंटरेस्टिंग लगे हमें, इस पे ध्यान देना है। तो हम सिर्फ रटेंगे नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे
और दूसरी जो चीज है याद करने में, दैट इज क्रोनोलॉजी। अभी मैं पढ़ाऊं अल्मीड़ा कब आया, 1505। हॉकिंस आया 1609 में। प्लासी का वार हुआ 1757 में। अब हम रट लेंगे, अल्मीडा आया था 1505 में, अल्बुकर्क आया था 1509 में, प्लासी का वार हुआ 1757 में, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। किंतु जब हम एक बार याद हो गया हमें, किंतु जब प्रेशर होता है दिमाग में तो रटी हुई चीजें उतना ज्यादा याद नहीं आती हैं, और एग्जाम में कितना प्रेशर होता है ये तो सभी को पता है। जब हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे, तो हम नहीं भूलेंगे। मान लेते हैं कि हमने अभी पढ़ा वास्को डी गामा भारत आया 1498 में, दोबारा आया 1502 में, पहली फैक्ट्री स्थापित की 1503 में, प्रथम वायसराय अल्मीडा, अरब युद्ध 1508 में, अल्बुकर्क आता है 1509 में। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसमें सब क्रोनोलॉजी है। वास्को डी गामा 98 में, दोबारा आया 4 साल बाद, फैक्ट्री स्थापित हुई 1 साल बाद, अल्मीडा आया जस्ट 2 साल बाद, अरब युद्ध हुआ जस्ट 2 साल बाद। तो मान लीजिए कि हम भूल गए कि प्रश्न आता है कि पहला वायसराय जो था अल्मीडा वो भारत कब आया, और हमें नहीं याद है कि अल्मीडा कब आया था, और हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वास्को डी गामा 1498 में आया था। लगभग सबको याद होता है, वो याद ही रहता है। तो उसके 4 साल बाद क्या हुआ था, दोबारा आया था। उसके 1 साल बाद फैक्ट्री खुली थी, उसके 2 साल बाद अल्मीडा आया था। मतलब फैक्ट्री कब खुली थी, 1503 में। उसके 2 साल बाद आया, मतलब अल्मीडा कब आया, 1505 में। तो हम जब क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे तो एक बार हम फैक्ट भूलेंगे, लेकिन जो हमें आगे और पीछे की चीजें याद हैं वो हमें ध्यान में रहेंगी। और इस समय पीसीएस में एक हॉट टॉपिक ये भी है, या यूपीएससी में भी, क्रोनोलॉजी। 4 घटनाएं दे दी, उनको क्रम से लगाना। तो अगर हमें उन घटनाओं की तारीख नहीं याद है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को इस वे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस होगा कि हम क्रोनोलॉजी से ही पढ़ेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आए, चाहे फैक्चुअल आए तो भी हम आराम से कर लें, या थ्योरेटिकल आए तो भी इजीली हम कर सकें। तो हमने देखा कि 1508 तक अल्मीडा यहाँ पे युद्ध हुआ, अरबों और अल्मीडा का। और जैसा कि मैंने बताया था कि 1505 में जब अल्मीडा आया तो 3 वर्ष के लिए भारत आया था। 1508 में उसे वापस पुर्तगाल बुला लिया जाता है, और 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क दूसरा वायसराय बनकर के भारत आता है। अब जैसा कि 1508 में पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में उनका वर्चस्व था। तो इससे ज्यादा उत्साहित होकर के 1509 में आते ही आते अल्बुकर्क ने दीव पर आक्रमण कर दिया और दीव को जीत लेता है। इसी क्रम में 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लेता है, जिसे आगे चल के 1530 में ये अपनी राजधानी बनाते हैं और कार्टेज व्यवस्था लागू करते हैं। क्या कार्टेज व्यवस्था? और भी एक और चीज पढ़नी है, ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। द्वितीय इनका वायसराय आया देखिए सब क्रम से है, 1505, 1507, फिर 2 साल बाद 1509 में गोवा पर अधिकार, 1510 में। अब जब धीरे धीरे इनका पूरा वर्चस्व हो गया, इनका व्यापार स्थापित हो गया, तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका था। लेकिन 1506 में मसालों के जो लाभ, एक्चुअली क्या था कि इनका व्यापार यहाँ पर क्या था, उस समय पे मसाले ही इनका व्यापार का प्रमुख बिंदु थे, और जिससे इन्हें एक भारी मात्रा में फायदा भी हो रहा था वहां पे। तो अब जब ज्यादा फायदा हो रहा था तो वहां के राजा का भी इस पर ध्यान गया, और 1510 के बाद
मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया। तो मसाले के लाभदायक व्यापार पे वहां के राजा ने अपना कब्जा कर लिया। अब पुर्तगाली जो कि व्यापारी थे, व्यापार के लिए ही भारत आए थे, उनके समक्ष धन कमाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा। तो चूंकि 1630 तक इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बना ही दिया था, तो इन्होंने एक व्यवस्था लागू की जिसे कार्टेज व्यवस्था कहते हैं। कार्टेज व्यवस्था किसकी थी? पुर्तगालियों की। इस व्यवस्था में इन्होंने गोवा का जो वायसराय था उस समय, उससे जो भी यूरोप से जो भी जहाज आता था दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए, उससे एक तरीके का इन्होंने टैक्स लेना वसूल किया। एक लाइसेंस देने लगे, जिस लाइसेंस के थ्रू जब यहाँ से इंडिया से कोई भी जहाज दक्षिण पूर्व एशिया जाता था, तो जिसके पास वह लाइसेंस था उसे ही जाने देते थे, तथा जिसके पास वह लाइसेंस नहीं था उसे लूटपाट करते थे। अब इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे पूरे दक्षिणी एशिया पर अपना वर्चस्व जमा लिया था। भारत में आके वो व्यापार करने के लिए आए थे, और धीरे धीरे उन्होंने दक्षिण भारत पे इस तरह से अपना आधिपत्य किया कि यहाँ से जो भी जहाज जाता था उससे ये चुंगी लेने लगे, जिसे टैक्स या जिसे टैक्स कह सकते हैं। अब धीरे धीरे 1502 में वहां पर डच भी अपना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और डचों ने भी भारत की ओर रुख किया। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, उससे कुछ वर्ष पहले 1596 में कार्लेनिस डी हाउटमैन, एक मिनट, अब ये हो गया, इसको नोट हो गया, हटा दें। स्क्रीनशॉट लेके काम मत चलाइएगा, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट लेके और मोबाइल में डाल देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। एक बार मैंने समझा दिया, एक बार आप लिखेंगे और तीसरी बार आप रिवाइज करेंगे, और चौथी बार आपको जब पढ़ना होगा तो ये लास्ट टाइम होगा जब एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है। और कोशिश करेंगे कि हम अभी साथ ही साथ याद करते चलें। तो जैसा कि मैंने बताया, 1596 में कार्लेनिस डी हाउटमैन सुमात्रा पहुंचता है, जो कि दक्षिणी पूर्व एशिया में है, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रारंभ में इस कंपनी की कीमत सिर्फ 1600 गिल्डर थी। गिल्डर अब यहाँ की डच की उस समय की जो तात्कालिक मुद्रा कहें, 1603 के आसपास डच भारत आते हैं। 1605 में उनकी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित होती है। 1605 में जो इनकी पहली फैक्ट्री थी वह मुसलीपट्टनम में स्थापित होती है। सोलह सौ पांच में इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होती है? मुसलीपट्टनम में। 1602 में कंपनी की स्थापना हुई, 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की। यहाँ पर मुसलीपट्टनम। 1610 में ये पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री, तथा 1616 में सूरत में अपनी तीसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। क्योंकि 1613 में पहले ही अंग्रेजों की फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी सूरत में, तो वहां पर डच और अंग्रेजों का एक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। किंतु इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1645 कैसे इन्होंने धीरे धीरे, जब पहले पुर्तगाली आए उन्होंने पूरे दक्षिण भारत पे अपना पूरा अधिकार जमाया, और धीरे धीरे डचों ने इनको कैसे ओवरकम किया, इसको देखेंगे। 1645 में करीकल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1616 में जब करीकल में, 1641 में बिमलीपट्टनम में,
1653 में चिंसुरा में और 1658 में कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इसके बाद ये बाहर निकलते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं। जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो 1653 में चिंसुरा में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। सॉरी, 1605 में अम्बोयाना में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं। सोलह सौ इकतालीस में जब ये मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं तो इनका पूरी तरह से लगभग दक्षिण एशिया पे इनका धीरे धीरे व्यापार होने लगता है। 1655 में ये श्रीलंका से भी 55-56 में श्रीलंका से भी पुर्तगालियों को बाहर कर देते हैं। और 1659 से 63 में ये कोच्चि पे भी अपना अधिकार कर लेते हैं। इस तरह से धीरे धीरे चारों तरफ से ये पुर्तगालियों को घेर लेते हैं। अब जब पुर्तगालियों से इनका लगभग विवाद खत्म हो जाता है और जीतने लगते हैं तो उधर ही हमने देखा कि 1613 में सूरत में अंग्रेजों की भी फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। तो डच और अंग्रेजों के बीच में एक प्रतिद्वंदता शुरू हो जाती है, जिस कारण डचों में और अंग्रेजों का संघर्ष काफी दिनों तक भारत में चलता है। किंतु अब डच और अंग्रेज के संघर्ष को देखने से पहले एक बार हम भारत में अंग्रेजों के आगमन को देख लेंगे कि कैसे कैसे अंग्रेज आए, कैसे कैसे उन्होंने पहले डचों को, पुर्तगालियों को भारत में पराजित किया और किस प्रकार एक, जैसे कहें कि जब मौर्य काल में चंद्रगुप्त थे, इतना बड़ा शासन, उसी लगभग उतना ही बराबर शासन इन्होंने स्थापित कर दिया। कैसे इन्होंने पूरे भारत को जीता, इस पे हम बात करेंगे। धन्यवाद।